चलिए आ जाएंगे आप सबको नमस्ते। काफी लंबे समय बाद मुलाकात हुई है। ये देरी हम लोगों की तरफ से हुई। बीच में कईयों ने पूछा भी है कि कब सेशन करेंगे, तो अगली बार से हम कंटिन्यू कोशिश करेंगे कि 20 से 22-25 दिन में ये सेशन आयोजित किया जाए। और इस सेशन के बाद जो हमने स्टोरी टेलिंग का ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप में मैं मैसेज डाल के उसमें भी बात करेंगे कि इसको थोड़ा सा हम डेमोक्रेटिक करने की कोशिश करें। अभी तो सारे फैसले मैं ही करता हूं कि अगली बार कहानी सुनाने वाला कौन होगा, उसको बुलाना, पार्टिसिपेंट्स को लाना, सेशन की डेट तय करना। तो फिर थोड़ा मिलके करने की कोशिश करें और थोड़ा सा कुछ लोग उसमें यही अपील करूंगा कि वॉलंटियर करें कुछ लोग, और फिर मिलके थोड़ा डिसाइड करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मेरे दिमाग में ये भी ख्याल चल रहा है, जैसे पहले मैंने शेयर किया था, कि कुछ जो हमारे हमसे बड़ी पीढ़ी के लेखक हैं उनको भी कभी कभी बुलाएं, उनकी कहानियां सुने, उनसे बात करें, है ना। आ जाएंगे वो, तो उस तरफ भी चलेंगे। तो ये धीरे धीरे इस कहानी के ग्रुप को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और इसमें सब लोग ठीक पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। और कहानी सुनाने वालों का भी बहुत ही जोश है। अब तक किसी ने मना नहीं किया। मैं जिसको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे नमिता जी का गला खराब था, इन्होंने कहा 1 दिन का टाइम दीजिए, मैं आपको 1 दिन बाद कंफर्म कर दूंगा। उन्होंने खुशी मतलब उसको कंफर्म कर दिया। तो सब लोग तैयार हैं, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये एक सौभाग्य है कि ऐसे मंच मिलते हैं, और अगर कोई आपको आमंत्रित कर रहा है तो ये तो और ज्यादा सम्मान की बात है सुधीर जी, इसमें तो खैर कहीं कोई शक ही नहीं है। और आप याद करते हैं तो बहुत बहुत बड़ी बात है। आप सबका यही प्यार और आशीर्वाद बना रहे। चलिए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस 7वें सेशन में। नमिता जी का, राजश्री जी का, पूनम जी का विशेष स्वागत कि इन्होंने इस बार कहानी सुनाने की जिम्मेदारी ली, कहानियों का चयन किया। खासतौर से पहली बार जब कोई कहानी सुना रहे होते तो उनको मैं थोड़ा ज्यादा परेशान करता हूँ कि कहानी भेजिए, कौन सी सुनाएंगे आप, बताइए, ताकि थोड़ा श्योर हुआ जा सके। तो उसके लिए माफी। बट वो इसलिए कि हम सेशन को लगातार बेहतर करें, उनको निराशा ना आए, है ना। तो वो शायद इसलिए भी जरूरी है। तो थैंक यू। शुरू करते हैं कहानी। पहले कहानी हम नमिता जी से सुनेंगे। उसके बाद वही फॉर्मेट रखते हैं कि 5 मिनट 7 मिनट आप सब नमिता जी की कहानी पे अपना जो भी आपके दिमाग में कुछ भी कहना चाहें, आप कोई टिप्पणी करना चाहें, वो सब कर सकते हैं। और ये इसलिए भी जरूरी है ताकि हम एक कहानी से दूसरी कहानी पे सहजता से जा सके। कई बार ये होता है, ये फीडबैक के नमिता जी ने कहानी सुनाई तो उसी में अटके रहे हम लोग और अगली कहानी तक पहुंचे नहीं, और अगला कहानी कहने वाला आगे चला गया तो फिर उसे जुड़ना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए 5-7-10 मिनट का ये बातचीत रखेंगे और उसके बाद फिर दूसरी कहानी पे चलेंगे, फिर तीसरी पे। और मौका मिला, अगर समय बचा, तो एक कहानी मैंने नमिता जी को रिक्वेस्ट किया था कि वो रिजर्व में रखेंगे अपने पास, तो चौथी कहानी भी वो लेके आई है। टाइम मिला तो उसको भी सुन सकते हैं। तो चलिए नमिता जी शुरू करते हैं। सबसे यही रिक्वेस्ट है कि सब अपना माइक ऑफ रखिएगा, और जब नमिता जी कहानी पूरी कर ले तब 5-6 जन जो भी अपनी बात कहना चाहें वो जरूर अपनी बात कहें, और उसके बाद फिर दूसरी कहानी पे चलेंगे। जी नमिता जी, आपका स्वागत है, और आप अपने हिसाब से जैसे चलाना चाहें अपने अंदाज में चलाते हैं, आप कुछ शुरू करिए। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार जो मैं कहानी लेकर आई हूँ वो मालती जोशी जी की है, और ये उनकी किताब है परख। इससे मैंने उसको लिया है, और पिछले दिनों मालती जोशी जी हमारे बीच नहीं रही। बहुत ही वरिष्ठ लेखिका थी और बहुत लिखा है उन्होंने, मतलब अथाह लिखा है। और उनके बारे में उन्होंने मतलब अपने इंटरव्यू में भी यही कहा है कि उनके बारे में ये कहा जाने लगा था कि मेरी कहानियां रसोई और घर से बाहर नहीं आती हैं। तो और इंटरव्यू में ही मैंने सुना था कि उन्होंने कहा था कि मुझे इसी चीज के कारण एक पहचान मिली है कि मेरी कहानियां बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे
जो भी सुनता है कि या तो ये मेरे घर की कहानी है या मेरे चाचा ऐसे हैं या मेरा पड़ोसी ऐसे है, तो बहुत करीब की, बहुत जुड़ी हुई कहानियाँ और बहुत सादगी के साथ वो बड़ी गहरी से गहरी बात भी कहने की योग्यता रखती थी। मेरी बहुत प्रिय लेखिकाओं में से एक थी। बहुत चाहा था कि उनसे मिलूँ, उनसे बात भी हुई थी फ़ोन पर, लेकिन बॉम्बे में रहती थी और दुर्भाग्य से कभी मिलना नहीं हो पाया। तो आज ये कहानी मैं उनको अपनी तरफ से एक श्रद्धांजलि के रूप में उनकी प्रस्तुत कर रही हूँ, मालती जी को। इस कहानी का नाम है, बड़ी प्यारी-सी कहानी है, मैं इस कहानी के बारे में कुछ भी नहीं बताऊँगी, आप लोग कहानी सुनिए और उसका मज़ा लीजिए। इस कहानी का नाम है एक प्याली चाय। सुबह के 5:30 बजते हैं और मेरी नींद खुल जाती है। ज़िंदगी भर की आदत जो ठहरी, तब बिस्तर छोड़ने का मन नहीं होता था, पर काम की लंबी फ़हरिस्त सोने नहीं देती थी। और अब फुर्सत ही फुर्सत है, पर नींद है कि समय पर खुल ही जाती है। हाथ मुंह धोकर मैं वापस पलंग पर आकर बैठ जाती हूँ। कुछ काम भले ही ना हो, पर चाय की तलब तो लगती ही है। ऐसा नहीं कि मेरे चाय बनाने पर या पीने पर कोई पाबंदी हो, पर अब मैंने तय कर लिया है कि बनी बनाई मिलेगी तो पीऊंगी, पका पकाया मिलेगा तो खाऊंगी। जिंदगी भर सबको बना बना कर खिलाती पिलाती रही हूँ, अब सिर्फ आराम करूंगी। पलंग पर बैठे बैठे मैं बाहर की आहट लेती रही। करीब 7 सवा 7 बजे डाइनिंग टेबल पर कप प्लेटों की खनक सुनाई दी। मैं बिस्तर से उठी और बाथरूम से हाथ मुंह पोंछते हुए इस तरह बाहर आई जैसे अभी अभी उठकर हाथ मुंह धोए हों। गुड मॉर्निंग मम्मी, बेटे बहू ने स्वागत किया। बेटे ने उठकर मेरे लिए कुर्सी खींच दी। मेरे स्थानापन्न होते ही बहू ने तत्परता से मेरे कप में चाय डालनी शुरू कर दी। रोज सुबह इस पीले तरल पदार्थ को देखती हूँ तो मुझे मतली सी आने लगती है। मम्मी जी, दूध शक्कर तो आप अपने अंदाज से डाल लेंगी ना? बहू ने कहा। दूध शायद इसमें थोड़ा कम होगा, आप किचन से ले लेंगी? आज मुझे जरा जल्दी निकलना है, उसने नम्रता से कहा। बुधवार और गुरुवार उसे जल्दी जाना होता है, सुबह के लेक्चर्स होते हैं। पर सुबह के लेक्चर्स अगर नहीं भी होते तो वो किचन से दूध लेकर आती, ऐसा नहीं होता। सच तो यह है कि मैं खुलकर मांगती ही नहीं, संकोच कर जाती हूँ। अच्छा, मैं नहाने जा रही हूँ। देवी जी, जरा जल्दी निकलना, आज मेरे भी हेड ऑफिस में मीटिंग है, जल्दी जाना है। आज के दिन जरा तेल उपटन मुलतवी रखो। तेल उपटन के लिए मेरे पास समय भी है, उसने कहा और कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अब वो तैयार होकर ही बाहर निकलेगी। एक हाथ में चाय का कप लेकर बेटा पेपर पढ़ रहा था। जितनी तन्मयता से वह पेपर पढ़ रहा था, उतने ही मजे से चाय की चुस्कियां भी ले रहा था। मुझे तो जैसे आग लग गई। गधे, ऐसा गौमूत्र कभी पिया है तूने जिंदगी में? अपनी बीवी से कह नहीं सकता कि चाय जैसी चाय बनाया कर, पानी खौला कर रख देती है। मेरी इस तीखी टिप्पणी का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो पूर्ववत खबरों में खोया रहा। मुझे गुस्सा भी आया और हैरत भी हुई। फिर एहसास हुआ कि उसने शायद मेरी बात सुनी ही नहीं। सुनता भी कैसे? मैंने वो बात मन ही मन सोची भर थी। इतनी कड़वी बात इतने ऊंचे स्वर में कहने की मेरी आदत नहीं। जिंदगी भर सिर झुकाकर दूसरों की बात ही सुनती रही हूँ। मन में हमेशा दुखदुखी से ही बनी रही कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अपने बच्चों तक को कभी ऊंची आवाज में डांटने की हिम्मत नहीं हुई। फौरन रिमाइंडर आ जाता था, चौधरानी बनने की जरूरत नहीं, अभी हम जिंदा हैं। बच्चे लाख छोटे थे, पर जानते थे कि इस घर में किससे डरने की जरूरत है। अपनी माँ को तो वो किसी गिनती में लाए ही नहीं थे। पता नहीं क्यों आजकल रोज सुबह चाय पीते हुए मुझे बच्चों की दादी याद आ जाती हैं। उन दिनों अटैच टॉयलेट की कोई संकल्पना नहीं थी। निपटने के लिए घर के पिछवाड़े ही व्यवस्था की जाती थी। उस दरवाजे के खुलने की आवाज आते ही मैं चाय का पानी चढ़ा देती थी। सिर्फ पानी भर चढ़ाती थी। बहुत हुआ तो शक्कर डाल दी, पर चाय की पत्ती बहुत सोच समझ कर डालनी पड़ती थी, क्योंकि हाथ मुंह धोने में कितना वक्त लगेगा
मंजन कार्यक्रम कितनी देर चलेगा, इसकी गणना तो किसी ज्योतिषी के लिए भी कठिन थी। चाय की पत्ती ज्यादा उबल जाने से चाय कड़वी होने का खतरा था। मुझसे ये अपेक्षा की जाती कि जैसे ही वे, यानी बच्चों की दादी, भीतर आकर चौकी पर विराजमान हो, चाय का कप उनके सामने हो। पर ये टाइमिंग कभी ठीक से बैठी ही नहीं। कभी ये होता कि वो आकर बैठ जाती और मैं चाय छान रही होती, तब वे कहती, आज की तारीख में चाय मिलेगी भी या नहीं। ये बात जानबूझकर तेज आवाज में कही जाती। बाहर बरामदे में बैठकर पेपर पढ़ने वाले श्रवण कुमार फौरन भीतर आ जाते। अभी तक अम्मा की चाय नहीं बनी, कमाल है। कभी ये होता कि इधर वे कमरे में दाखिल होती, उधर से मैं रसोई से चाय लेकर निकलती। उनका पारा एकदम चढ़ जाता। ऐसे छाती पर मत खड़ी रहा करो, हाथ मुंह पोंछने दोगी कि नहीं? कप नीचे रखो और अपने काम से लगो। आज्ञाकारी बहू की तरह मैं कप उनके सामने रख देती, पर भीतर न जाते हुए भी दरवाजे की ओट में खड़ी रहती। उनके कहने के मुताबिक अगर अपने काम में लग जाती तो ये उनकी घोर अवज्ञा होती। धड़कते दिल से मैं अगले आदेश की प्रतीक्षा करती रहती। इत्मीनान से साड़ी के पल्लू से हाथ मुंह पोंछ कर वे सामने रखा कप उठाती और एक घूंट भरते ही कहती, कब बनाई थी ये चाय? कहीं रात को तो नहीं बना के रख दी थी? एन ठंडी हो रही है, दो चार बर्फ के टुकड़े और डाल दे, शरबत समझकर पी जाऊंगी। मैं विनम्रता की पराकाष्ठा करते हुए पूछती, गरम करके ले आऊं? उत्तर में वो कप आगे सरका देती। इस बार मैं खूब खौला कर लाती, पर कप से उठती भाप भाप देखकर वे गर्म हो जाती। मैंने गर्म करने के लिए कहा था महारानी, तू तो एकदम काढ़ा बनाकर ले आई, दूध डाल थोड़ा। इस बात की आशंका तो रहती थी, इसलिए दूध आंच पर ही रखा होता। रुमाल से दोनों हाथों में पतीली थाम कर मैं कप में दूध डालती। वे पैनी नजरों से दूध को देखती और कहती, दूध कल का था क्या? मलाई नजर आ रही है। दूध तो ताजा ही है, आजकल गणपत जरा ठीक ठाक दे रहा है, इसलिए मलाई जल्दी पड़ जाती है। ये बात कहते हुए मेरा स्वर इतना अपराधी होता मानो दूध का अच्छा होना भी मेरी ही गलती है। ढेर सारा दूध पड़ जाने के बाद चाय तो फीकी होनी ही थी। फिर शक्कर की फरमाइश होती। शक्कर बड़े सधे हाथों से डालनी होती थी। ज्यादा पड़ने से चाय की चाशनी होने का डर रहता था। संभल कर डालती तो फौरन सुनना पड़ता, देवी जरा हाथ खुला रखा करो, मेरा बेटा हर महीने बोरी भर शक्कर लाकर देता है, बीना वालों की तरह नहीं कि 4 किलो शक्कर में महीना निकाल दे। अब यहाँ बीना वालों को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं होती थी, पर 24 घंटे में एक आध बार मेरे पीहर वालों का तर्पण किए बिना उन्हें खाना हजम नहीं होता था। राम राम करके वो चाय का अध्याय समाप्त होता। उठते हुए कहती, आज मन नहीं भरा, दोबारा बनाओ तो घूंट भर मेरे लिए भी बनाना, पर जरा ढंग से बनाना। अब दोबारा किसके लिए बनती और इतना समय किसके पास था? रसोई मेरी बाट जो रही होती, इसलिए मैं चुप लगा जाती। अगर दोबारा कहती तो सारा काम निपट जाने के बाद एक कप बनाकर दे देती और दूसरे कामों में लग जाती, सामने खड़ी नहीं रहती। इस एपिसोड में मेरे रोज 10-15 मिनट खर्च हो जाते थे। सुबह के यही 10-15 मिनट एक गृहिणी के लिए कितने कीमती होते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं। खासकर तब जबकि बच्चों के पापा को 10 बजे खाना देना हो। इतनी माथापच्ची के बावजूद हर 8-10 दिन बाद इनकी टिप्पणी सुननी पड़ती, तुम्हें अब तक अम्मा का टेस्ट समझ नहीं आया, कमाल है। कमाल तो सचमुच था। अब मेरा या अम्मा जी का ये कौन बताएगा? और ये कमाल, ये सर्कस मैंने एक दो नहीं, पूरे 24 साल तक किया है। घर में दामाद आ गए, फिर भी मेरा वजूद फूहड़ बहू का ही बना रहा। इसलिए सोच लिया था, जब अपनी बहू आएगी चाय मैं उसी से बनवाऊंगी। वैसे बहू मेरे हिस्से में आती ही कितनी थी। बेटे की पोस्टिंग दिल्ली में थी और बहू भी सर्विस में। मेहमान की तरह दोनों तीज त्योहार पर आते। पहली बार आए तो मैंने चाय का काम बहू को सौंप दिया। 2 दिन तो इन्होंने सब्र किया। तीसरे दिन बोले, देखो चाय ना तुम्हें बनाया करो, तुम्हारी बहू बहुत बकवास चाय बनाती है, उससे चाहो तो कोई दूसरा काम करवा लो।
अब जिसे ढंग की चाय बनानी ही ना आती हो, उसे दूसरा काम क्या सौंपो? हाँ, बस सारा समय खुद ही लगी रहती। कालांतर में लड़कियां अपने घर की हो गई और ये भी लंबी यात्रा पर निकल गए। बेटा जिद करके मुझे अपने पास ले आया, बोला, मम्मी तुमने जिंदगी भर बहुत किया, अब एकदम आराम करो, रसोई की तरफ तो झांकना भी मत। मैं गदगद हो गई, कहना चाहा, बेटे तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तब से एकदम आराम ही आराम है। मैंने मन मारकर पानी में छुकी सब्जियां, बिना तेल मसाले की दाल और सूखी रोटियां खाने की आदत डाल ली है। पर सुबह सुबह ये चाय का पानी मेरे गले नहीं उतरता। बेटे के कमरे का दरवाजा खुला, खुशबू का एक झोंका सा आया, पीछे पीछे बहू की आवाज भी, श्रीमान जी बाथरूम खाली है, जाइए। थैंक यू मैडम। बेटे ने पेपर नीचे रखा, अब उसका ध्यान मेरे कप की ओर गया। अरे मम्मा, आपने अब तक चाय नहीं पी? सुषमा डार्लिंग, तुमसे कितनी बार मैंने कहा, मेरी माँ को सुबह सुबह गर्म पानी मत पिलाया करो, उन्हें आदत नहीं है। मम्मा, कल से आप अपनी पसंद की चाय खुद ही बना लिया करो, और सुबह की पहली चाय तो मनमाफिक होनी चाहिए ना, आप ही तो कहती हैं। सॉरी मम्मी जी, बहू ने अफसोस जताते हुए कहा, कितनी कोशिश करती हूँ पर आपकी पसंद की बन ही नहीं पाती। आप एक काम करें, अभी 9 बजे उमा आएगी ना, उससे कहिएगा बच्चों को बाद में जगाएगी, पहले आपके लिए आपकी पसंद की चाय बना कर देगी। उसे एक बार समझा देंगी ना, तो वो रोज आपकी मनपसंद चाय बना कर दिया करेगी। बहुत स्मार्ट है। अच्छा अब मैं चलूं? उसने की स्टैंड से गाड़ी की चाबी उठाई और अगले ही पर फुर्र हो गई। मम्मा मैं भी नहाने जा रहा हूँ। बेटा उठ खड़ा हुआ। मैंने कहा, नालायक, अपनी बीवी से कह नहीं सकता मेरी माँ को खालिस दूध की कड़क मीठी चाय बना कर दे? उल्टे मुझसे ही कह रहा है कि अपनी पसंद की बना लिया करो, जोरू का गुलाम कहीं का। पर ये बात भी मैंने अपने मन में ही कही थी, जोर से कहती भी तो वहां सुनने के लिए कौन था। बेटा बाथरूम में अंतर्धान हो चुका था और उल्टी सीधी तान फेंक कर गा रहा था। अब मेरे सामने दो ही विकल्प थे, या तो मैं अपने पसंद की चाय खुद बना लेती या फिर उमा नामक कन्या का इंतजार करती। मुझे दोनों ही विकल्प स्वीकार नहीं थे, इसलिए मैंने सामने रखा कप उठाया और एक ही घूंट में खाली कर दिया। खाली कप टेबल पर रखते हुए मुझे भान हुआ, चाय नामक उस तरल पदार्थ में, जो कि ठंडा हो चुका था, मैं दूध और शक्कर डालना भी भूल गई थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नमिता जी। नमिता जी के गले ने भी पूरा साथ दिया है बीच में, एकदम बहुत अच्छी बात है। चलिए, आप में से कोई भी, राजश्री जी ने हाथ खड़ा किया है तो राजश्री जी शुरू करते हैं। जी राजश्री जी, फिर असरा फातिमा जी। नमिता जी बहुत अच्छी कहानी थी। अ, सास बहू की कहानी में बहुत मजा आता है हम लोगों को, विशेषतः से हाउसवाइफ के लिए ये कहानी बहुत अच्छी थी। अक्सर ऐसा होता है घर में, सबको अपने मनपसंद की ही चाय अच्छी लगती है। बिल्कुल। और इसमें कहीं ना कहीं बहुत गहरे संस्कार छुपे हैं, इसलिए कहानी मुझे बहुत गहराई तक पसंद है। सही सही है, मैंने भी मालती जी की कहानियां पढ़ी है, हम्म, और कि मालती जी भोपाल से भी बहुत साल रहे हैं। भोपाल इंदौर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि उन्होंने एक बहू की भूमिका, जब वो खुद थी तो बहू की भूमिका जी, ससम्मान निभाई, और जब वो सास बन गई तब भी उन्होंने ससम्मान निभाई। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मुझे कहीं भी किसी भी रिश्ते में कड़वाहट लानी है, कहीं उनका अहंकार। इसलिए वो कहानी मेरे बहुत दिल के करीब है। मेरे भी। उनकी बहू मेरे साथ उनकी बहू के साथ मैंने काम भी किया है। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। जी। अरे वाह, क्या बात है। हाँ जी, असरा फातिमा जी, आपने हाथ खड़ा किया था। हेलो नमिता जी, मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आपने मतलब जो क्या कहते हैं पूरी कहानी को मतलब सुनाया। मतलब मेरे पास तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अच्छा, इस ग्रुप का ये भी मकसद है कि बाकी लोग भी कहानी कहना, कहानी लिखना किसी तरीके से शुरू करें। तो आप में से भी कोई सुनाना चाहें तो ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, तो बाकी भी सुना सकते हैं। ऐसे कॉन्फिडेंस आएगा, मतलब हम लाते हैं। कई लोग हैं जो पहली बार कहानी सुनाते हैं, इस ग्रुप में कईयों ने सुनाई पहली बार और काफी अच्छी सुनाई है। सीमा जी ने हाथ रखा किया। सीमा जी। हाँ, एक और चीज मैं सीमा जी के कहने से पहले मैं कहना चाहूंगी
जी नमिता, हाँ, आप लोग ना अपनी इनपुट दीजिए। मतलब यहाँ पर हम लोग इसलिए नहीं बैठे होते हैं कि हाँ कहानी बहुत अच्छी थी, सुनाई बहुत अच्छी थी, वो तो थैंक यू सो मच, आप लोगों का मैं तहे दिल से आभारी हूँ। लेकिन आप लोग दीजिए इनपुट कि क्या कहानी की लेंथ कैसी थी, कहानी का जो चुनाव था वो कैसा था, आप क्या इन्हीं लेखिका की या लेखक की कोई और कहानी, आप इस तरह के इनपुट दीजिए। मैं ठीक कह रही हूँ सुधीर जी? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसे इनपुट जरूर दीजिए। और ये भी दीजिए कि हम कहानी भी लिखना शुरू करें और अपनी कहानियां भी सुनाना शुरू करें, उसका भी शायद हमें बिल्कुल आना पड़ेगा, क्योंकि तमाम अच्छी रचनाओं के बावजूद अभी भी बहुत कमी है रचनाओं की, अच्छी कहानी की, और रची जा सकती है। जी सीमा, फिर पूनम, फिर मंजू जी। हाँ, ललिता जी ने कहानी बहुत अच्छे से पढ़ी है, बिल्कुल नाटक की तरह पढ़ी। और रिश्ते हमारे जीवन की पूंजी होते हैं। इसकी जो पात्र हैं वो अपने रिश्तों को ऐसे ही सहेज के रखते हैं, चाहे वो जब बहू थी तब, चाहे सास है तब। कहानी का चुनाव मुझे बहुत बारीक भावना और संवेदनाओं को छूता हुआ लगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सीमा जी। जी पूनम, फिर मंजू जी। पूनम जी, सबसे पहले तो मैं स्पेशल धन्यवाद दूंगी नमिता मैम को, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, जुड़ पाई आप सब लोगों से। और जो आपने कहानी, आप हमेशा ही बहुत अच्छी कहानियां सुनाती हैं नमिता जी, एंड मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है आप। और सच में आपकी मैंने पहले भी जो कहानी सुनी थी वो अब तक मुझे याद है, जो आपने उसमें कुछ वाक्य कहे थे। तो सबसे अच्छी बात मुझे इस कहानी की ये लगी कि जो हमारे उस जनरेशन की अगर हम बात करें, जिस जनरेशन को आपने मेंशन किया है, उनका हमेशा से उद्देश्य यह रहता था कि घर में किसी भी तरह की खटास पैदा ना हो पाए। हमेशा जो एक दूसरे से सदस्य है वो हमेशा जुड़कर और तब आगे बढ़े। और यही भावना इस कहानी में प्रस्तुत की गई है, जो कि बहुत ब्यूटीफुली लिखी है और बहुत ब्यूटीफुली आपने प्रस्तुत भी की। थैंक यू सो मच। जी मंजू जी की और फिर शुभांगी जी की बात सुन के फिर आगे चलते हैं, पूनम जी से कहानी सुनेंगे। जी मंजू जी। ममता जी, कहानी, पहली बात, कहानी तो अपने आप में बहुत अच्छी थी, पर कहानी कहने का जो ढंग होता है वो हमें वहाँ ले जाता है जहाँ की जैसे वो घटना हमारे सामने हो रही है। तो ये आपने जो कहानी कहने का जो आपका ढंग था वो इतना अच्छा था। हम आपके साथ साथ चेयर पे बैठे थे, हमारी सामने ही चाय की प्याली पड़ी हुई थी और सब कुछ हो रहा था। इसके लिए मैं आपको बहुत 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 मुबारकबाद दूंगी। ये कहने का ढंग बहुत अच्छा है। अब ये रही बात कि कहानी, अब मैं पहली बार आप इस मंच पे आई हूँ, सबसे पहले तो आप सब लोग को नमस्ते कहूँगी। कहानी बहुत अच्छी थी। जब मालती जी, मैंने तो नाम नहीं सुना, मैंने कम कहानियाँ पढ़ी होंगी शायद, बहुत अच्छी है। और जो बात कही गई है समाज के जरूरतों के अनुसार, इसके अनुसार हमारे घर की स्त्रियों को में बदलाव आना आ ही चुका है और आना भी आवश्यक है। एक वक्त था जब हम घर में ही रहते थे, हमारा घर ही हमारा दायरा होता था, तो उस वक्त की बात अलग हो जाती है। अब महिलाएं बाहर निकल पड़ी हैं, उन्हें उनके दायित्व का जो दायरा बहुत बढ़ चुका है। पुरुषों से ज्यादा महिलाओं पे दायित्व आ चुका है, घर और बाहर। उन हालातों में सभी को बहुत सही तरीके से निभाना महिलाओं के लिए थोड़ा सा नामुमकिन हो जाता है। उस वक्त हम उन घर के जो सदस्य हैं, जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, वो उनको समझ के चलें, ये बहुत अच्छा है। और यही चीज़ यहाँ पर शायद अभिव्यक्ति की गई है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आपको मैं फिर से एक बार मुबारकबाद दूंगी। बहुत अच्छी कहानी कही और कहानी कहने का ढंग बेहद खूबसूरत था। धन्यवाद। ओमपाल जी भी इसमें कुछ ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि वो रिश्तों की सच्चाई देखने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह इसमें बखान किया गया है, और उससे काफी कनेक्ट महसूस कर रहे हैं। और ठीक कह रही हैं मंजू जी कि आज की समस्या ये हो गई है कि महिलाएं बड़े स्तर पर बाहर आई, बहुत अच्छी बात है, बट चैलेंज ये है कि पुरुषों को ये समझ नहीं आता। जैसे मैं कई बार देखता हूँ कि वो अब इस बदली महिला से कैसे व्यवहार करें, वो खुद को कैसे बदलें, मतलब दोनों को ही शायद समझ नहीं आ रहा। तो इसके अराउंड भी बहुत सारी कहानियां सोची जानी चाहिए कि जो एक नए हल की तरफ लेके जाएं, एक ऐसा समाज जिसमें सुखी रह सके साथ मिलकर सब। जी शुभांगी जी, आपकी टिप्पणी सुनते हैं, फिर पूनम जी की कहानी सुनेंगे। नमस्कार, मैं पहली बार ज्वाइन हुई हूँ
और मैं मराठी साहित्य में ज़्यादा मेरा मतलब मैं पढ़ती हूँ। हिंदी का मेरे को बहुत पहले से ही आकर्षण था। नमिता जी का मैं हमेशा फेसबुक पे देखती थी, तो आज मैंने सोचा और बाय चांस आज ही हमारी बात हुई, तो उन्होंने मेरे को लिंक भेजी, इसके लिए मैं ज्वाइन हो सकी। लेकिन मेरे को बहुत अच्छी लगी मालती जोशी जी की कहानी। बहुत साल पहले, मतलब जब शादी के पहले मालती जोशी की मनोरमा एक पाक्षिक आता था, उसमें बहुत आती थी उनकी, जब मैं थोड़ी मतलब यंग थी, तो बहुत तब अच्छे लगता था मुझे उनकी कहानियां। लेकिन बाद में मराठी में ज्यादा कनेक्ट हो गए, हिंदी से थोड़े दूर हो गए, तो अभी मेरे को फिर से ज्वाइन होना है हिंदी साहित्य के तरफ। तो बहुत अच्छा लगा, कहानी भी बहुत अच्छी थी, विशेष करके हमारी पीढ़ी को ज्यादा करेगी। आजकल तो सब चेंज हो गया है, लेकिन बहुत मतलब चुनाव अच्छा था कहानी का कि मतलब समझ सकते हैं। ऐसे किरदार हमने देखे हैं हमारे लाइफ में। आजकल तो कोई नहीं देखता है ना ऐसा कि इतना सब सास के लिए कौन करेगा। हमने किया है थोड़ा बहुत, हमारे माँ या इसने बहुत ज्यादा किया है, तो इसके लिए बहुत रिलेट कर सके वो कहानी से। बहुत अच्छा, धन्यवाद शुभांगी जी आने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। अब आप हमेशा आइए। अच्छा, बिल्कुल एकदम आऊंगी। सब हमेशा आइए। और बस मैं आखिरी बात कह के पूनम जी को माइक हैंड ओवर करता हूँ कि नमिता जी वाकई बहुत अच्छी कहानियां चुनती हैं और सुनाती हैं। बस मैं तो नमिता जी को भी यही कहूंगा कि नमिता जी को कहानी लिखनी भी शुरू करनी चाहिए, और उम्मीद है किसी समय वो खुशखबरी देंगे कि देखिए इस बार मैं अपनी लिखी कहानी सुनाती हूँ, इस पे आप अपनी राय दीजिए। जरूर 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 सुधीर जी, मैं कोशिश करूंगी।